हमारा देश आदि और अनादि काल से संतों का देश रहा है और यहाँ की संस्कृति विश्व भर में प्रसिद्ध है और हमेशा से भारत देश में संत और साधुओं का सम्मान हुआ है और राजनीतिक स्तर पर उनको हमेशा तवज्जो दी गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। स्वागत है महाराज जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश राजनीति के मुखर संत मिर्ची बाबा के नाम से प्रसिद्ध। स्वागत है महाराज जी। जय हिंद, जय भारत। आपके चैनल के माध्यम से भारतवर्ष को एक संदेश जाए कि मेरा देश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सबकी सुख की कल्पना करता है और ये सुख की कल्पना हमारे यहाँ वेद पुराणों में तो लिखा है जी, लेकिन इसे गाया है ऋषियों ने, वाचन किया है ऋषियों ने। हमारे यहाँ सारा ब्रह्मांड भागवत के ऊपर है और उस भागवत में बहुत सुंदर सी बात आई है कि भागवत लिखा गया सरस्वती के तट पर, गाया गया गंगा के तट पर और लीलाएं की गईं जमुना के तट पर। तो लीलाएं जो थी जमुना के तट पर, वो लीला इतनी सुप्रसिद्ध थी कि वहाँ धर्म के लिए भगवान कृष्ण को जन्म लेना पड़ा और भगवान कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया। लेकिन जन्म लेने के बाद भी वो द्वापर में तो केवल पुराणों में पढ़ा गया था कि कंस होगा था। बच्चों ने टीवी के माध्यम से देखा होगा कि कंस था, पुराणों में पढ़ा होगा कंस था, लेकिन इन बच्चों ने, नई जनरेशन ने देखा नहीं होगा कंस क्या है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आज के युग में आपके चैनल के माध्यम से देश देख रहा है और मैं बताना चाहता हूँ कि कंस क्या है। हमारे यहाँ मामाओं का जो इतिहास रहा है वो इतिहास थोड़ा ठीक नहीं है। मामा मायल, मामा सगुनी, मामा कंस, मामा मारीच और इन त्रेता, द्वापर और सतयुग के तीनों मामाओं को निचोड़ दिया जाएगा और इन्हें निचोड़ा जाएगा और निचोड़ करके जब जमीन पर डाला जाएगा तो मध्य प्रदेश का एक मामा बनेगा कंस, जिसका नाम है शिवराज। मतलब सीधा प्रहार ये मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री के ऊपर कर रहे हैं कि यदि इस तरह के त्रेता और द्वापर युग के उन मामाओं को, मतलब उनके दुराचार से संबंधित ये उनको इंडिकेट कर रहे हैं, अगर निचोड़ दिया जाएगा तो शिवराज सिंह जी बनेंगे। तो कैसे आपका ये जो सफ़र था, आपने अभी तक भिंड गांव से, भिंड के पास गांव था बिडखड़ी गांव, वहाँ से आपका जन्म हुआ, वहाँ से लेकर भोपाल तक का जो सफ़र, राकेश दुबे के नाम का जो सफ़र है, वहाँ से लेकर मिर्ची बाबा तक का सफ़र आपका कैसा रहा और कैसे हुआ ये? देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, मैं उस नाम को जानता था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो अहमदाबाद जगन्नाथ मंदिर में पोंछा लगाते थे। अच्छा। और पोंछा लगाने के बाद में एक हाफ पैंट पहनने के बाद में आज वह प्राणी श्रेष्ठ पद पर बैठ गया। तो ये सफ़र थोड़ा ही होता है, ये भूल है कि ये सफ़र था और ये छोटे लोगों की छोटी मानसिकता है कि ये सफ़र था। सफ़र नहीं होता है, योग, जोग, संयोग ये ऊपर से तय होता है। ये संयोग की बात है कि दामोदर जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो किसी युग में या किसी समय पर या किसी पूर्व में वो एक मंदिर पर पोंछा लगाते थे और फिर चाय बेचने वाले बने और आज भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये योग है, न कि सफ़र। सफ़र नहीं कह सकते हैं। सफ़र जो भी कह रहा है ये कहना ठीक नहीं है। और सफ़र की अगर कोई बात करता है तो मैं बहुत छोटी सी बात बता देता हूँ जो वैदिक प्रमाण है। मैं जीवन को वैदिक के ऊपर जीता हूँ। भगवान कृष्ण जब सांदीपेंद्र के आश्रम में उज्जैन पढ़ने जाते हैं तो लकड़ियाँ लेने आते हैं जी।
और लकड़ी के बाद भी मित्रता के परिवेश में जो भी होता है तो सुदामा गरीबी में जीवन जीता है। और एक परब्रह्म जिसे नारायण कहते हैं, और नारायण है भी, लेकिन अगर सांस की दृष्टि से देखा जाए तो पुरुष हैं। और सांस की दृष्टि से जिसे पुरुष देखते हैं तो वो पुरुष द्वारका का राजा होता है और उसका मित्र एक गरीब होता है जिसको रोटी नसीब नहीं होती है। तो ये सत्य है कि यहाँ से हमारे अपने जीवन की परिकल्पना ये होना चाहिए कि रही भावना जिनकी जैसी, मूरत प्रभु देखी तिन तैसी। तो जिसकी जैसी भावना है वो वैसी मूर्ति देख रहा है। हमारी भावना तो ये नहीं है। हमारी भावना तो ये है कि हम अतीत जानते ही नहीं है क्या है। मैं ये अभी आप त्रेता और द्वापर की बात कर रहे हैं, मैं अभी वर्तमान राजनीतिक जो स्तर चल रहा है देश में और प्रदेश में, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा कि अभी 1 साल पूर्व आप पर एक इल्ज़ाम लगा था जिसमें एक महिला के साथ छेड़खानी जैसा या रेप जैसी स्थिति पैदा करने वाली राजनीतिक द्वेष भावना जिसको बताई जाती है लोगों ने लगाई, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो कभी कभार हंसी आती है इन बातों को सुन करके। लेकिन आपने तो वो झेला है ना। हंसी इसलिए आती है, पहली बात तो मैं पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। दूसरी बात मैं नागा परंपराओं का सन्यासी हूँ। तीसरी बात वर्तमान में मैं अपने अध्यक्ष महोदय को बार बार नमस्कार और प्रणाम करना चाहता हूँ कि निरंजनी अखाड़े के ही नहीं 13 अखाड़े के अध्यक्ष इस समय जो हैं रविंद्रपुरी जी, वो साधुओं के हितैषी हैं। और इतना बड़ा केस होने के बाद भी मुझे अखाड़े में उन्होंने महामंडलेश्वर रखा। मतलब उनको विश्वास है कि आप पर जो लगाए गए आरोप हैं वो सच में आरोप हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये उन्हें क्या विश्वास है, पूरा देश जानता है। अच्छा, देश, मिर्ची बाबा कह रहे हैं कि पूरा देश जानता है, वो निर्दोष हैं और ये एक षड्यंत्र के रूप में षड्यंत्रकारी रचना रच करके उन पर लगाया गया हुआ है। मैं समझता हूं कि शायद ये इनका कहने का तात्पर्य है कि भारत की जो मध्य प्रदेश की जो अभी राजनीति है उसके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस प्रायोजन को प्रायोजित किया है। देखिए, राजा वो होना चाहिए जिसे सामना करना चाहिए, न कि डर जाना चाहिए। आपके चैनल पे आज तक इस बात को कोई बोला नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूं। भारतवर्ष में वर्तमान परिवेश में जो मीडिया है वो एक साहस रखती थी, विवेक रखती थी, अखंडता रखती थी, दिव्यता रखती थी और कलम में ताकत रखती थी। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया की कलम भी डगमगा गई है मोदी के डर से और शिवराज के डर से, जो ना तो सच दिखा सकते हैं और न सच पूछ सकते हैं। इसका विवरण दे सकता हूं। जब चैनल पर विजयवर्गीय बोलता है तो मीडिया उससे क्वेश्चन करती है तो विजयवर्गीय का सामने का सवाल होता है कुत्ताओ शांत रहो, लेकिन मीडिया उसके समय मुंह नहीं खोल पाई। शिवराज के सामने मीडिया मुंह नहीं खोल पाती। ये कह रहे हैं कि बीजेपी के बड़बोले नेता, बिगड़े बोल वाले नेता मीडिया को ही दुत्कार देते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तो क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग तो कांग्रेस के कई लोगों ने भी किया है, ऐसा हो सकता है? मुझे लगता है कांग्रेस ने किया है तो कांग्रेस भी गलत कर रही है। मतलब इस तरह से मीडिया पर उसका जो वक्तव्य रहता है उस पर आरोप प्रत्यारोप से लेकर के अन्य जो अपशब्द कहे जाते हैं वो ऐसा एक चौथा स्तंभ है ये जो संवैधानिक प्रक्रिया का, उसमें उनके साथ जो किया जाता है वो गलत किया जाता है। देखिए, चौथा स्तंभ होने के कारण मैं पूछता हूं, आज शिवराज से पूछता हूं, हमारे मध्य प्रदेश में पत्रकारों की चड्डी उतार दी जाती है। शिवराज दृष्टराज जैसी राजनीति कर रहे थे, अंधे थे क्या? आंखों की पट्टी नहीं खुली थी कि मीडिया के साथ में ऐसा हो गया और शिवराज ने उसके बाद में चिंतन नहीं किया? 10 दिन के बाद में इस बात का संज्ञान लिया जाता, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की हालत क्या है। केवल मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, और मध्य प्रदेश की बात हालत की कि अगर तुम मुझे पूछते हो तो एक चीज पर बड़ा गहन चिंतन करिए आप। मेरे मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं है, दलित का अपमान हो रहा है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, भारत के संतों पर झूठा केस लगाया जा रहा है और सीएम के खिलाफ कोई बोले उसे जेल भेज दिया जाता है, शिवराज के खिलाफ कोई बोले उस पर बिल्डोजर चलवा दिया जाता है। क्या यह संविधान कहता है या संविधान की लकीर कहती है? अर्थात ये
लोकतंत्र की हत्या करने में वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माहिर हैं। ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर इतने पाप मंडरा रहे हैं, इतने पाप मंडरा रहे हैं, ये अपने आप की दुआई दे दे के कह रहा है कि मैं आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा हूं। ये आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये तो धिक्कार यात्रा है। इसलिए है पीपलिया मंडी के किसानों की बहन बेटियां रो रही हैं, इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इसलिए आज वर्तमान में नर्मदा बचानी है, मठ मंदिर बचाने हैं, तो मुझे लगता है कि ये क्रूर राजा है, राजा नहीं क्रूर है, क्रूर। धिक्कार। लेकिन वो तो महिलाओं को 1,000 से लेकर के 3,000 और 3,000 से लेकर 10,000 तक की योजनाओं का फायदा दे रहे हैं। वो तो घर से दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा बोला। देश के प्रधानमंत्री मंच से बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, बेटी बचाओ और बेटी। ये तो टंग स्लिप वाला मानवीय भूल है, उनका कहना था। देश के प्रधानमंत्री से भूल हो जाना, आखिर प्रधानमंत्री होने से पहले वो मनुष्य भी हैं। कैसी बात करते हैं आप? आज तक किसी प्रधानमंत्री की भूल बताइए मुझे। जी, इनका कहना है कि ये भूल नहीं है, ये जानबूझकर प्राविधिक शब्द की प्रयोग किया गया है। एक प्रधानमंत्री की भूल बताइए। देश की इंदिरा गांधी जब मंच से खड़ी होती है और ये कहती है कि इस देश के लिए मेरे खून की एक एक बूंद काम आए और मैं देश को बचाऊंगी। क्या आयरन लेडी थी जिसने मुंह तोड़ लोगों को जवाब दिया और लड़ाई लड़ी, और आज भाजपा प्रोपेगेंडा करती है कि कांग्रेस ने मुझे क्या दिया। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये सारी योजनाएं चला रही है बीजेपी, बहुत सारी मतलब योजनाओं का लाभ दे रहे हैं लोगों को, तो फिर बीजेपी को ये श्रेय जाता है। मुझे तो पहली बात तो ये लगता है कि भाजपा जिस तरीके से बात करती है, पहले भाजपा इतिहास को पढ़े, और ये इतिहास को ये पढ़े कि ये देश इंदिरा गांधी के लहू से रंगा है, राजीव गांधी के लहू से रंगा है। जिस कॉलेज में भाजपा के नेता पढ़ रहे हैं वो इंदिरा गांधी की देन है, राजीव गांधी की देन है। जिस लैपटॉप पे हम काम कर रहे हैं ये राजीव गांधी की देन है। तो पहले तो भाजपा के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के लिए राहुल गांधी ने अपनी दादी को खो दिया, अपने पिता को खो दिया, और उस राहुल गांधी को ये भरे मंच से पप्पू कहते हैं। मैं आज आपके चैनल से कहता हूं वो पप्पू नहीं है, वो दुनिया की सबसे बड़ी कॉलेज में पढ़ कर के आया है। तो पप्पू कौन है और गप्पू कौन है ये भी ध्यान रखना। राहुल एक बहुत बुद्धिजीव अनुभवी प्राणी है, लेकिन फिर कहता हूं कि एक पिक्चर आई थी, आप कभी पूछेंगे पिक्चर देखते हैं क्या? बता हाँ बिल्कुल। एक पिक्चर आई थी जी, बीबी नंबर 1, अच्छा, कुली नंबर 1, और मुझे लगता है मेरे मध्य प्रदेश के शिवराज फेंकू नंबर 1। तो भाजपा का काम तो फेंकने का रह गया और कुछ। शिवराज को फेंकू नंबर 1 कह रहे हैं, लेकिन क्या दिया? दिया नहीं तो बेच किसको रहे हो? जब था ही नहीं तो तुम बेच किसको रहे हो? बेच कहां बेच रहे हैं, वो तो जनता के अनुरूप ऐसी व्यवस्थाओं को लागू कर रहे हैं जिससे जनता को सहूलियत हो। मुझे लगता है कि आप गहराई में जाइए, जी, गहराई में जाइए। पूरी ट्रेनों को प्राइवेट निजीकरण कर देना, अंबानी के अलावा किसी की बात आती है? बताइए। ये तो जनता की सहूलियत के, जैसे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर उन्होंने कुछ कामों के ठेके दिए हैं, ये अलग बात है, जिससे क्या मतलब नियमित तौर पर काम हो सके, कंट्रोल कर सके, इसलिए बोलते हैं। जनता के काम हो सके, एक काम तो गिनाइए जनता के काम। देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि 15-15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे। मुझे आज तक यही नहीं दिखाई दिया कि वो 15-15 लाख कहाँ है। मैं ही एक बैठा हूँ साधु, मेरे खाते में 1 रुपये नहीं आया, वो 15-15 लाख कहाँ गए? शिवराज ने कई मेडिकल कॉलेज दिए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हैं, और शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं तो 2 बातें कह सकता हूं कि शिवराज ने मध्य प्रदेश को खोखला कर दिया है, और वो 10,000 रुपये कर्ज अभी लेकर के जो रेवड़ी माट रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी आप चैनल के माध्यम से नींद तोड़ो कि कर्जा मत लो मध्य प्रदेश में। आज भी मध्य प्रदेश में उन्होंने 10,000 करोड़ कर्जा फिर मांगा है, और वो कर्जा के बल पर घोषणा कर रहे हैं। तो ये कर्जा शिवराज घर से लाएंगे या इनके बाप दादे देंगे? शर्म करो शिवराज, ये क्यों झूठी मूठी घोषणा कर रहे हो? शासन के कोष से निकाल रहे हैं। शासन के कोष से कहाँ से निकाल रहे हैं? कर्ज ले रहे हैं। अच्छा। आप उठा करके कागज देखिए, विदेशी बैंकों से।
आप उसे पढ़िए ना, मैं शास्त्र प्रमाण बता रहा हूं, मैं ऊपर से कोई बात नहीं करता हूं। मेरा नाम है महामंडलेश्वर स्वामी बैराग्यानंद गिरी महाराज, धर्म गुरु मिर्ची बाबा। मिर्ची बाबा कैसे बने आप महाराज? अब मिर्ची बाबा कैसे बने, इतनी देर से आपसे बहस हो रही है। मिर्ची बाबा का जैसे कांग्रेस सरकार थी, आपने प्रायोजन किया, कुछ यज्ञ वगैरह कर रहे थे, हमने सुना है, उसमें आपको मिर्ची बाबा की उपाधि कैसे दी? नहीं नहीं नहीं, अरे मिर्ची बाबा की उपाधि कैसे दी? कांग्रेस के लिए हवन कहाँ कर रहे थे? हवन, अरे कांग्रेस ही हवन कहाँ कर रहे थे? हवन तो अपना प्रायोजन आपने अनुष्ठान कर रहे थे, मेरा मतलब ये है। हवन तो हम गांधीनगर या अहमदाबाद में कर रहे थे, जिसमें मोदी के भाई बैठे हुए थे। आप कहेंगे तो मैं सारे प्रमाण दे दूंगा। 2014 में गांधीनगर में मेरा यज्ञ था, जिसमें मोदी के भाई थे, वहां के सांसद, विधायक, भाजपा के बहुत सारे लोग थे। तो वो तो आप संत स्वरूप के रूप में, आपको चाहे बीजेपी वाला हो चाहे कांग्रेस वाला, कोई भी जा सकता है आपके दर्शन करने के लिए महाराज। तो फिर जब मिर्ची हवन उस वक्त हो रहा था तो स्वाभाविक करके नाम तो उसी वक्त था, लेकिन ये आज नाम की परिकल्पना की जा रही है, आज जन्मभूमि की परिकल्पना की जा रही है, आज बहुत सारी चीज़ों की परिकल्पना की जा रही है। मैं ये कहता हूँ कि जनता परिवेश पर जीवन जिए, आज में वर्तमान क्या है उस पर जिए, और वर्तमान ये है कि नए बच्चों को केवल पढ़ाई करना चाहिए, साइंस पर चिंतन करना चाहिए, हो सके तो सुबह ईश्वर की प्रार्थना करे, और प्रार्थना करने के बाद में वो अपने भविष्य के लिए जब उच्च स्तर की पढ़ाई करेगा तो वो कुछ बन जाएगा। अब वो रहा सवाल कि कोई पायलट बाबा बन जाते हैं, और कोई गोल्डन बाबा बन जाते हैं, कोई अन्य बाबा बन जाते हैं, इसी प्रकार भारत की मीडिया के जरिए नाम दिया गया मिर्ची बाबा। क्या है ये संत समाज में ये एक प्रायोजित टैग लगा देते हैं, कोई मिर्ची बाबा, कोई पायलट बाबा, कोई गोल्डन बाबा, कोई धोती वाले बाबा, इस तरह के प्रायोजित नाम दिए जाते हैं। क्या है ये महाराज? नाम तो उनके गुरु देते हैं जी, लेकिन गुरु देने के बाद में जब कहीं भी किसी भी विषय का चर्चा का विषय बनता है तो आज के युग में मीडिया सर्व आगे है, और सर्व ऊपर मीडिया है। तो आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ हो, मीडिया तोड़ मटोड़ के कैसे दिखा रही है, किस तरीके से दिखा रही है। अर्थात मुझे जब यहाँ से 250 पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, उठा के ले जाते हैं, तो नाना प्रकार की चीज़ें मीडिया ने दिखाई, और जब मैं बाइज्जत बरी हो जाता हूँ, बाइज्जत बरी, हाँ, बरी होने पर कोई नहीं दिखाता है ना, बाइज्जत बरी, तो बाइज्जत बरी होने के बाद में मीडिया का रोल होता है कि वो तीसरे पेज पे भी नहीं, चौथे पेज पे छापेंगे, और फिर झिझकते झिझकते बोलेंगे ऐसे, मिर्ची हवा बरी बरी हो गए हैं, ये हो गए हैं। अरे शर्म करो, अरे मीडिया वालों, झिझक के बोल रहे हो। और उस वक्त जब केस लगता है तो ये देखिए, ये देश का एक पाखंडी लाल कपड़े में किस तरीके से, और क्या देश में क्या भाषा पर, तो आरोपों को मतलब उछाल उछाल करके बताया जाता है। अरे तो ये मीडिया बता रही है, मीडिया बता रही है ना, तो मीडिया के अंदर साहस होना चाहिए ना सत्य दिखाने का। जितनी ताकत से वो सच दिखाया, उतनी ताकत से आज ये सच दिखाया कि भारत के संतों को क्यों इस तरीके से झूठा फंसाया जाता है। क्यों आरोप लगे महाराज, ये बताएं आप तो सीधी। नहीं, मेरे ऊपर आरोप क्यों लगे? मैं तो अभी तुम्हारे चैनल पर बोल रहा हूं, मेरी किसी से लड़ाई थोड़ी है। मेरी लड़ाई वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से है, क्योंकि इसने जंग छेड़ी कि इसने बड़े मंच से कहा कि मिर्ची बाबा पाखंडी है। तो मेरी जंग लड़ाई शिवराज से है कि शिवराज जैसा पाखंडी, डोंगी, दुराचारी, अत्याचारी इस राजा को उखाड़ करके फेंक दूंगा। ये आचार्य चाणक्य जैसा संकल्प है, मैं इसे रहने नहीं दूंगा। आचार्य चाणक्य जैसा संकल्प रह रहे हैं मिर्ची बाबा, लेकिन हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि आप जेल जाने के आपने ऐसे कौन से शब्द कहे थे? किसी महिला नेत्री को कुछ कहा था आपने? नहीं, मैं क्यों कहूंगा महिला नेत्री से, पूरे भारतवर्ष की माता है और बहनें मेरी बहन है। अच्छा, वो कोई भी पार्टी से हो, सभी महिलाएं माता बहनें हैं, लेकिन इस तरह का प्रोपोगंडा तैयार किया राजनीति में बीजेपी ने कि आपको जेल जाना पड़ा। क्या उस महिला को जानते थे आप? ना मैं महिला को जानता हूं और ना ही मैं अपने भविष्य को जानता हूं। बस इतना जानता हूं, वीर पुरुषों के गहने हैं और इनसे लड़ना मुझे आता है। मतलब प्रायोजित तरीके से आपको फंसाया गया था, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जिस कारण फंसाया था इससे आपको कोई डर नहीं है, आप बाइज्जत बरी हो गए। अब इसमें कहने की क्या जरूरत है, पूरा देश देख रहा है। पूरा देश देख रहा है महाराज को, ये बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन मीडिया ने इसको नहीं दिखाया। लेकिन अपने चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि बाइज्जत बरी हो गए थे, उन पर जो दाग लगाने का प्रयास किया था, उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है। ये तो सफर है, ये रण है ये जीवन का, जिसमें ये अपने आप को झोंक देते हैं और बाइज्जत बरी हो जाते हैं।
आप महाराज, मुझे अंतिम सवाल आपसे ये पूछूंगा कि अब आप वहां से निकल कर के आए हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रियाएं, क्या तैयारी है कि आप सरकार को घेरेंगे और इन जो बीजेपी सरकार को आप कांग्रेस का जो प्रायोजन है, कैसे कांग्रेस तैयारी करेगी कि इनसे डटकर सामना कर सके? कांग्रेस कमजोर कब थी? कांग्रेस तो मजबूत रही है। कमजोर कर दी, सिंधिया जी ने 22 विधायक तोड़ दिए थे, कमजोर कर दी थी महाराज। देखिए, सिंधिया जी का विषय सिंधिया जी के साथ गया। वो भी कांग्रेसी थे आपकी तरह, प्रकांड मतलब विद्वान थे कांग्रेस के। देखिए, कांग्रेस का एक विषय है, कांग्रेस एक विचार है। अच्छा। और विचार हमेशा आता है, विचार जाता नहीं है, विचार आता है। आप और हम बैठे हैं, चिंतन करिए। जैसे मैं थोड़ी देर मौन रहा, मेरा विचार आया, और विचार क्या आया? अभी अभी विचार आया जी। और वो विचार ये आया कि आज तक 60 साल में, कितना? 60 वर्ष में, 60 वर्ष में गऊ बीक विदेश इतना निर्यात नहीं हुआ जितना भाजपा की सरकार में हो रहा है। अच्छा। ये देश का दुर्भाग्य। मतलब गौवंश को बेचा गया है, गौ बीक, गौ मांस बेचा गया। हाँ, गौ बीफ। अच्छा अच्छा अच्छा। और आंकड़े हैं इसके, आप देख सकते हैं। तो महाराज जी, ये जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, बकरे मुर्गी गाय खाते हैं, तो ये तो एक उनके हिसाब से लोगों का कहना है कि भाई ये तो प्रणाली है कि कोई नॉन वेजिटेरियन होता है तो बीफ का एक्सपोर्ट होता ही है। वो तो कैसे होता है? मेरे यहाँ गऊ को माता माना गया है। भारत देश में गाय को माता मानते हैं, इसलिए गौ बीफ का एक्सपोर्टेशन नहीं होना चाहिए, है ना। गाय मेरे यहाँ माता है, और गाय माता होने के कारण हमारे यहाँ वेद कहता है गावो विश्वस्व मातरः, विश्व की माता है ना, शास्त्र कहता है। शास्त्र कहता है। तो शास्त्र जब कहता है वो विश्व की माता है, और एक तरफ ये धर्म की दुआई देते हैं और एक तरफ गऊ के लिए इस तरीके का हाल है। अभी मैं 4 दिन पहले भिंड गया था, तो 2 दिन से गाय रोड पे पड़ी थी, जो मैंने धन्ना भी दिया है, पूरे चैनलों ने शायद दिखाया होगा उसे। तो कलेक्टर को फोन लगाया, नहीं उठाया, एसपी को लगाया, तब नहीं उठाया। मैंने जब रोड पे धन्ना दिया तो वो गाय उठाई गई, और गाय उठाई गई। तो मेरा आज भी कहना है कि सबसे पहले आज के युग में समस्त भारत के सांसदों को कहना है मेरा जी, कि वो संसद में सब बात उठाते हैं, लेकिन गाय की नहीं उठाते। गाय की नहीं उठाते, कोई नहीं उठाता। तो मैं तो आज एक नई चीज आपको और देता हूं। उन्होंने तो महाराष्ट्र में जो गौ मांस है उस पर प्रतिबंध लगाया। मुझे तो लगता है कहीं नहीं लगाया, किसी जगह नहीं लगाया। नहीं, जो मार्केट हुआ करती तो वो टोटली बंद हो सबसे गई। बड़ा हैदराबाद में आज भी अलका का वो चल रहा है, कत्ल खाना, जिसमें भाजपा के लोगों का नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारी चीज़ें जिसमें लोगों की पार्टनरी हैं। मैं आज आपसे फिर कहता हूँ, पुनः फिर कहता हूँ कि गौ वंश की रक्षा तब तक नहीं होगी जब तक गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित नहीं होगी। एक आखिरी और अंतिम सवाल है महाराज, कि भारतीय राजनीति में संतों की आवश्यकता क्यों कोई कांग्रेसी संत है, क्यों कोई बीजेपी संत है, क्या आवश्यकता है, क्या प्रयोजन है इसका महाराज? बहुत अच्छी बात पूछी जी, पूछना भी चाहिए। गाज तने मुन चिंता व्यापी, हर बिन मरह न निच्छर पापी। जी, इसको बताएं, कैसे एक्सप्लेन करें महाराज? त्रेता में विश्वामित्र जब यज्ञ कर रहे थे तो असुरों ने उन्हें यज्ञ नहीं करने दिया, धर्म के कार्य नहीं करने दिए। तो भारत के एक महात्मा को चिंता हुई, गाज तने मुन चिंता व्यापी, हर बिन मरह न निच्छर पापी। एक भारत के ऋषि विश्वामित्र को पूरे विश्व की चिंता हुई, और उन्होंने दशरथ के यहाँ राम लक्ष्मण को तैयार किया, और तैयार भी इस तरीके से किया कि देश को ये सुराज चलाने वाला राजा मिले, असुरों को मार सके, जिससे कह सकते थे राम राज। आज राम राज नहीं है, आज राम राज की परिकल्पना करना चाहिए, भविष्य देखना चाहिए राम राज का। लेकिन यहाँ भी मैं आपको फिर कह देता हूँ कि मुझे बताइए कि देश पहले से ही हिंदू राष्ट्र हो। महाराज, हिंदू राष्ट्र हो या ना हो, लेकिन पूर्ण मानव समाज मिलकर रहे, भाईचारा श्रेष्ठ में क्या बुराई है महाराज? नहीं, तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ। राम राज का मतलब क्या है? राम राज का मतलब ये है कि सभी संभावनाओं से रहें, मिलके रहें। ये अभी बीजेपी हिंदू राष्ट्र घोषित कर रही है, इसके बारे में क्या कहना है? एक आध दिन कोई नेता उसकी तारीख दे दे, वोट मांगने के चोचले क्यों कर रही है?
या जो भी इस तरीके से महात्मा लोग बोल रहे हैं, वो महात्मा अपने बाप से और अपने गुरु के लाल हैं, तो मंच से तारीख दे दें, कितने दिन में घोषित हो जाएगा। क्यों झूठ मूठ की जनता को चुनावी स्टंट है, चुनावी स्टंट है, पूरा स्टंट है चुनावी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ महामंडलेश्वर महाराज मिर्ची बाबा, और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। महाराज, आपको कांग्रेस के शासन में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, क्यों और इसका क्या प्रयोजन था महाराज? मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ जी, मेरी एक आदत रही है कि मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। बिल्कुल, मुस्कुराना चाहिए, सेहत के लिए फायदेमंद होता है। और हमेशा मुस्कुरा के ही चर्चा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सेहत के लिए अच्छा है। मुस्कुराता इसलिए रहता हूँ कि आप देखना, कहीं हम खड़े हो जाएं और एक फोन पर फोटो खींचे मुस्कुरा के लें तो बड़ा अच्छा आता है, अच्छा आता है, सुंदर आता है ना। हाँ। तो ऐसे ही मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ। क्या प्रयोजन था जो भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया? एक जी, क्या प्रयोजन था जो केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति को बनाया था? क्या प्रयोजन था जो चिन्ह प्रज्ञा को बनाया था? क्या प्रयोजन था जो इन्होंने 5-5 बाबाओं को मंत्री पद बनाया था शिवराज ने? अर्थात जहां शिवराज बौखला जाते हैं वहां बाबाओं को मंत्री बना देते। पहले बात सुनिएगा तब बोलिएगा, मेरी यही आदत है। हाँ, जी, जी। तो इनका कोई प्रयोजन रहा होगा। अगर इनका कोई प्रयोजन है तो हमारा भी प्रयोजन है। बीजेपी ने भी कई साधु संतों को राज्य मंत्री से लेकर के अन्य मंत्रियों का दर्जा दिया है, और एक इसका जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो भी संत थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये कहना है हमारे महामंडलेश्वर मिर्ची बाबा जी का। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जब बीजेपी प्रायोजन कर सकती है तो कांग्रेस भी कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत हो रही है? मुझे एक बात बताइए, आप संत हैं, आपको राज्य मंत्री या किसी लग्जरी बंगले या मतलब किसी जो वैभवशाली व्यवस्थाओं की क्या आवश्यकता महाराज? ये बात पर मैं बड़ा अच्छा विषय आपने पूछा है कि साधुओं को क्या जरूरत है। हाँ, मैं वही पूछना, आपके प्रयास किया है मैंने। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की और करना भी चाहिए, क्योंकि जिससे कि हमारे नए भविष्य के यंग बच्चे इस बात को जान सकें। देखिए, गाड़ी नहीं होना कोई गुनाह नहीं है जी, सुख सुविधाएं होना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है कि मेरे यहाँ शास्त्र कहता है कि इस पृथ्वी पर चाहे ऋषि हो चाहे गृहस्थ हो, कोई भी हो, जो भी आया है वो अपने सुखों को भोग सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कहता है। इसलिए कहता है कि जब वशिष्ठ दशरथ के यहाँ जाते हैं तो लग्जरी बंगले में बैठते हैं कि कुटिया पर? वही, वो तो महाराजाओं और राजाओं के पास जो व्यवस्था होती है वैभवशाली, उन्हीं में विराजमान रहते हैं। तो लग्जरी होता है कैसा? लग्जरी, हाँ लग्जरी होता है। उसके बाद में जो राजाओं के गुरु होते हैं उनके आश्रम लग्जरी होते हैं, कैसे होते हैं? राजाओं के आश्रम उनको राजाओं के माध्यम से दान दक्षिणा दी जाती है, लेकिन व्यवस्थाएं तो सारी रहती हैं, लेकिन होता आश्रम जंगल में ही है। नहीं, जंगल में तो होता है। आज आप जंगल की परिक्रमा जंगल से मत करिए। जंगल की परिकल्पना जंगल से नहीं होती है। मैं उस आपने राजाओं का नाम लिया महाराज, तो मैं तब जंगल की परिकल्पना, जंगल राज्य तो शिवराज ने कर रखा है, ध्यान रखिए। जंगल राज मध्य प्रदेश में मैं वन की बात कर रहा हूँ, मैं वन की बात कर रहा हूँ। जंगल राज तो वर्तमान में शिवराज ने कर चुका है। हमारे यहाँ कल्पना होती है वन, जिसका नाम है बिंद्रावन। और वन भगवान राम बन गए तो बन गए, तो वन में जो जाता है वो बन जाता है। वन तो वन होता है, वन बड़ा विराट है, असीन है, जहाँ हर पौधे में भगवान कृष्ण और राधिका के दर्शन होते हैं। और वहाँ जहाँ आप बैठ जाएंगे वहाँ बंगले से भी असीन गुना आनंद प्राप्त होगा। बंगला क्या है, गाड़ी क्या है, घोड़ा क्या है? स्वाभाविक करके थोड़ी देर के भौतिक सुख अगर किसी को प्राप्त हो गए हैं तो उनकी परिकल्पना ऐसे नहीं करना चाहिए कि मेरी गाड़ी ये, मेरी गाड़ी वो, और मेरे पास क्या है। आज मैं संत होने के साथ साथ आप मानव भी हैं, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे लिए बुराई नहीं है। आने वाले समय में अगर कोई संन्यास लेना चाहता है तो पहला ध्यान रखे वो कि वो सबसे पहले सम्राट बने। अच्छा, क्या बने? सम्राट बने। और दूसरी बात, वो हर राजा के सामने बैठ के शास्त्रार्थ करने की ताकत रखे। कोई भी राजा इतना ज्ञान होना चाहिए कि शास्त्रार्थ कर सके। हाँ, हर राजा के साथ में। हर राजा के साथ में। हर राजा के साथ। आप सक्षम हैं महाराज?
मुझे तो किसी के सामने बैठा दीजिए। अच्छा, आप इतनी देर से मुझसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल। कम से कम आप मुझे 30 मिनट से मेरे साथ में शास्त्रार्थ कर रहे हैं, मैं तो इसे शास्त्रार्थ मानता हूं। जी, जिस विषय पर चर्चा होती है उसके बारे में पूर्ण जानकारी देना है, उस पर ज्ञान होना शास्त्रार्थ कहलाता आप है। अभी पूछ रहे हैं, जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी परंपराओं में जाकर के देख लो कि आज की स्थिति में हर राजा के ऊपर एक गुरु रहा है। और अभी और बताता हूं, आज के राजनेता बड़े अजीब गरीब हो गए। बोले बाबाओं को राजनीति से क्या लेना। मीडिया भी अजीब गरीब हो गई है। ये हमारा भी सवाल है महाराज। मीडिया भी कहती है बाबाओं को राजनीति से क्या लेना। और मैं आज आपके चैनल से बहुत अच्छी शुरुआत कर देता हूं, आने वाले समय में ये गेरुआ के ऊपर ही राजनीति होगी। जय हिंद, जय भारत। ये अभी बीजेपी कर ही रही है महाराज, वो तो 30 साल से। अरे बीजेपी तो अभी कम कर रही है। अच्छा, कम इसलिए कर रही है कि अभी बीजेपी केवल वस्त्र के ऊपर राजनीति कर रही है। अच्छा। लेकिन वस्त्र पहनने वालों ने राजनीति नहीं मतलब संतों की भावना के ऊपर राजनीति नहीं की। है। हाँ, ये वस्त्र पहनने वालों ने राजनीति नहीं की है। अच्छा, यदि करते हैं तो करना चाहिए, करते नहीं है। तो क्या यही तो कमी है। देश का भविष्य बदलेगा महाराज? यही तो कमी है। जैसे बड़े बड़े करते बाबा, हैं मैं तो- बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जी, जी। बड़े बड़े बाबा मंच से कहते हैं मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये राजनीति है। इन बुद्धुओं को पूछना चाहिए कि मंच से बोल के राजनीति होती है। चमकाना और हिंदू राष्ट्र घोषित करना, यानी कि तुम भाजपा की गुलामी कर रहे हो। बोलिए कि कब पैदल चल करके देश के प्रधानमंत्री को जाकर के कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कब करेगा। उतरिए मंच से, चलिए मेरे से उतरकर पैदल चलकर जाना चाहिए। पैदल चलिए ना, पैदल चल करके पूछिए कि हिंदू राष्ट्र घोषित कब होगा। संपूर्ण संत समाज से आग्रह करना चाहते हैं महाराज कि जितने भी जो संत हैं वो अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो अपनी पैदल यात्रा करके प्रधानमंत्री से मिलें। बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। मैं हिंदू राष्ट्र का विरोधी नहीं हूं, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, मैं चाहता हूं। जी। लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहता हूं जो लोग चाह रहे हैं। मंच से बोल देते हैं वो। हाँ, मैं ऐसे नहीं चाहता हूं। मैं गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात कर रहा हूं। रात के 2-2 बजे रोड पर निकल रहा हूं, रात के 2-2 बजे रोड पर बैठ रहा हूं, रात के 2-2 बजे तक जा रहा हूं, और उस गौ माता की लड़ाई के कारण एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे करके भी निकला हूं। तो मैं मंच की घोषणा नहीं करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मंच से बोलना बंद करिए और रोड पे आकर के चलिए। हिंदू राष्ट्र के लिए कितनी जनता तुम्हारे पीछे चलती है पता लग जाएगा 3-13 का बाप। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। ठीक है, उसमें स्प्लिट हो जाएगा।